नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और बात करेंगे उन मामलों की जो हाई कोर्ट में चल रहे थे और जिसमें एक अधिकारी को 2 लाख रुपए कॉस्ट भी लगाने की जो एग्जीक्यूशन पिटीशन में चेतावनी दी गई थी। फाइनली सीनियरिटी के केस में क्या हुआ? बहुत सारे विभागों में इसकी इंप्लीकेशन है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से केस चल रहा है। सबसे पहले ताज मोहम्मद की जजमेंट एक ट्रिब्यूनल से आई थी, उसके अगेंस्ट लेखराम गए। लेखराम की जजमेंट में फाइनलिटी इसमें हुई और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट से सेटल होने के बाद राज्य के विभागों के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त थे वो इसके तहत सीनियरिटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो सरकार की तरफ से या जो लिटिगेशन इसमें प्रोलॉन्ग्ड चल रही है उसमें फाइनली सीनियरिटी के साथ कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट या रिट्रोस्पेक्टिव सीनियरिटी अब मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट इस केस में था। हिमाचल हाई कोर्ट से जजमेंट जो है वो लगभग फाइनल हो गई है। इस जजमेंट के बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन का जो फैसला आ गया है उसमें जो अधिकारी पर एक तरह से पेनल्टी लगाने की बात की गई थी या कॉस्ट लगाने की बात की गई थी, वैसा तो जजमेंट में कुछ नहीं आया। लेकिन फाइनली ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ को दोबारा से जा रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट आज है। ये क्यों जा रहा है विस्तार से इस पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बाकी चीजों की बात कर लेते हैं जो बाकी मामले हमारे सामने अभी हैं। हायर ग्रेड पे को लेकर जो एक जजमेंट आई थी हिमाचल हाई कोर्ट से, उस जजमेंट पर भी एक बात जो इंतजार लोग कर रहे हैं, क्योंकि जयराम सरकार के टाइम उस वक्त अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर थे। उन्होंने पीटर हॉफ के मैदान में मुख्यमंत्री से ये काम करवा दिया, उनसे अनाउंसमेंट करवा दी हायर ग्रेड पे को लेकर। और उसके बाद ये जो राइडर का एक पेच बीच में फंसा, उसके कारण बहुत से विभागों के कर्मचारी अब जो सैलरी में डिफरेंस पर आ गए हैं। लेकिन इस मामले में जजमेंट के बाद राज्य सरकार क्या कर रही है वो जरूर आपको आज बताएंगे। क्लर्क गए थे हिमाचल हाई कोर्ट और ये एजुकेशन से केस गया था, इसीलिए इसकी अपडेट देना भी जरूरी है। आज बात करेंगे स्कूल सिलेबस कैसे बदलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अनाउंसमेंट की है और ये अनाउंसमेंट टीबी के प्रोग्राम में जो शिमला में था वहां पे हुई है, लेकिन स्कूल सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए इसकी जानकारी आपको देंगे। एजुकेशन पर मैराथन मीटिंग हुई है राज्य सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह मीटिंग ली है। इस मीटिंग में कैसे जो स्कूल में अब गेस्ट टीचर रखने के लिए लगभग सहमति बनती हुई दिख रही है। गेस्ट टीचर को लेकर जो कहानी बड़ी लंबी है, आपको पता है सबसे पहले शुरुआत इस सरकार में कब हुई थी। हर्षवर्धन चौहान ने एक बीच में एक बात कही थी, बाद में मुख्यमंत्री ने उसको स्पष्ट किया। लेकिन अब इतना टाइम बीतने के बाद अब नए सिरे से यह प्रक्रिया चली है। और आज इस मीटिंग में क्या हुआ, क्यों जो कमीशन की भर्ती है एजुकेशन में वो डिलेड है। आज की मीटिंग में एक और चीज क्लियर हुई है कि जो 2800 पोस्ट भरनी है कमीशन के माध्यम से एजुकेशन ने, वो डिलेड क्यों है, इसकी भी आज आपको जानकारी देंगे। साथ में बात करेंगे कैबिनेट की एजेंडा की, क्योंकि कैबिनेट की बैठक आगे आने वाली है और ये बैठक 12 तारीख को होगी। 11 तारीख को राज्य सरकार के 2 साल का कार्यक्रम बिलासपुर में है, लेकिन इसके एजेंडा कितनों पे बात हुई है वो बात करेंगे। एचओडी की फाइनेंशियल पावर्स में थोड़ी सी वृद्धि की है राज्य सरकार ने, हालांकि इसमें साल भी काफी हो गए थे। ये उस परचेज को लेकर है जो बिना टेंडर के करनी होती है, तो वो भी आपको बताएंगे। शुक्ला से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में मिले हैं वो बात करेंगे, क्या बात हुई। जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेरा जिसको बोलते हैं, उसमें नियुक्ति अब डिलेड हो गई है। मतलब जो डेडलाइन हमारी थी नियुक्ति की वो भी इसमें लेट हो गई है। ये बात आज करेंगे। 4 नवोदय विद्यालय मिले हैं भारत सरकार से, इनकी भी बात करेंगे कल की, हालांकि ये पुरानी अपडेट है। आधे जवाब के भी नंबर मिलेंगे। दरअसल एजुकेशन बोर्ड ने जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है आंसर सीट्स का, उसको चेंज किया है और इसमें अब बच्चों को एनहांस्ड नंबर देने के लिए अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो चाहे आधा ही अटेम्प्ट हो और वो सही दिशा में है तो उसका भी नंबर मिलेगा। विस्तार से आगे इसकी बात करेंगे। विंटर सेशन के लिए कितने सवाल आए, नया ई विधान ऐप इस बार क्यों लागू हो रहा है, धर्मशाला के तपोवन से शिमला के रोपवे पर ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो बताएंगे। पंचायत चौकीदारों की अपडेट आपको देंगे और साथ में मौसम अलर्ट की बात करेंगे। देखिए, मौसम को लेकर हम बार बार
ये कह रहे थे कि मौसम प्रदेश में बदलने वाला है और 8 तारीख से इसका बदलाव आपको दिखेगा। वैसे आजकल से भी ये बदलाव आप महसूस कर सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर गिरा है, लेकिन जो फोरकास्ट आया है मौसम विभाग की तरफ से उसको देखने की जरूरत है। वो देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो फोरकास्ट है ये बताता है कि हिमाचल में जो अभी मौसम की प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया में आने वाले दिनों में बदलाव आने वाला है। और बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है और इसका असर आप फिर देख पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लंबा एक ड्राई स्पेल हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह का लंबा ड्राई स्पेल नहीं है। आज अगर मौसम की अपडेट देखें तो 7 तारीख को ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बारिश बताई थी। 8, 9 और 10 ये 3 दिन हैं जहां पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये असर है हायर रीचेस पे ज्यादा है, मतलब हायर रीचेस पर बर्फबारी संभव है इन 2-3 दिनों के दौरान। इसीलिए उस तरह की सारी जो तैयारी उस तरह से रखें। जहां तक जो 8 दिसंबर को ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है। इस सीजन में यह पूर्वानुमान कई बार फेल हुआ है, इसलिए इस बार भी थोड़ा इंतजार कर लें कि क्या व्यवस्था इसकी रहेगी, किस तरह से चीजें आगे चलेंगी। अब बात करें पंचायत चौकीदारों की, तो पंचायत चौकीदार दरअसल ये मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनको आश्वासन दिया है कि जिन्होंने 12 साल पूरे कर लिए हैं उनको नियमित किया जाएगा और ये वित्त विभाग को मामला भेजा गया है, ऐसा सीएम ने इनको बताया है। हालांकि इसका रिजल्ट कब तक इनको मिलेगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पंचायत चौकीदारों के लिए ये राहत की खबर आज मुख्यमंत्री ने इन्हें खुद बताई है। शिमला रोपवे पर बात करें ब्रेकिंग न्यूज की, तो शिमला रोपवे को लेकर प्रक्रिया आपको पता है पिछले 2 महीने में 2 टीमें जो हैं फंडिंग एजेंसी की आ चुकी है। ब्रिक्स से इनको इस प्रोजेक्ट को फंड कराया जा रहा है और आज प्री बिड मीटिंग रखी गई थी शिमला रोपवे को लेकर। 2,25,000 करोड़ का ये 1600 या 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 11 कंपनियों ने प्री बिड मीटिंग में हिस्सा लिया है। कंपनियों ने अपनी अपनी आपत्तियां इसमें जताई हैं, जो उनके ऑब्जेक्शन है या क्वेरीज हैं, पहले उनका निपटारा किया जाएगा। 16 जनवरी को फिर ये टेंडर खुलेगा, उसमें साफ होगा कि कितनी आप कंपनियां आवेदन करती है। और लेकिन एक चीज इस प्रोजेक्ट में है कि सबसे अच्छी जो चीज इस प्रोजेक्ट में अभी दिख रही है, इस प्रोजेक्ट की जो स्पीड है इंप्लीमेंटेशन की, उसमें जो रोपवे कॉर्पोरेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में, क्योंकि शिमला के लिए ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर हो सकता है। यहां ऑलरेडी जाम की समस्या ऐसी है कि पुलिस के सारे फॉर्मूले जाम को सुलझाने के फेल हो गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फॉर्मूला लगाया जाए। सड़कें उतनी ही हैं, गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं, राजधानी का जो प्रेशर है वो कम हुआ नहीं है, चाहे टूरिस्ट सीजन हो चाहे नॉन टूरिस्ट सीजन हो, जाम यहां लगता है। और इसीलिए इस पूरे मामले में रोपवे जो है शिमला को नई लाइफ दे सकता है टूरिज्म के लिहाज से भी। अब बात करते हैं विधानसभा सेशन की। विधानसभा सेशन 18 तारीख से शुरू हो रहा है तपोवन में। इस सत्र को लेकर अभी तक विधानसभा को 300 सवाल मिल चुके हैं। मैक्सिमम सवाल जो हैं वो ऑनलाइन मिले हैं। सवाल विधायकों ने अपने कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड ज्यादा पूछे हैं, या तो फिर रोजगार के सवाल हैं या फिर राशन के सवाल हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का जवाब राज्य सरकार ने देना है। 18 से 21 तक ये सत्र है। इसमें 18 को पहला दिन है, उसमें संभावना 2 बजे से शुरू होने की होती है और 19 को मुख्यमंत्री होंगे। 20 को सीएम को जैसलमेर जाना है, क्योंकि 21 को वहां पर जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुला रखी है। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री इस बार अफसरों के दल के साथ जा रहे हैं, तो उनको एक दिन पहले वहां पहुंचना होगा। तो ये शेड्यूल रहने वाला है, मतलब लास्ट के 2 दिन या 1 दिन मुख्यमंत्री का मिस हो सकता है सदन से। लेकिन जो इस बार नई बात है विधानसभा में, वो नई बात यह है कि जो भारत सरकार ने संसद वहां से लोकसभा से भी जो गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक ई विधान का नया ऐप
अडॉप्ट किया जाएगा इस बार विधानसभा में। और ये अडॉप्शन इसलिए होनी है क्योंकि इसके लिए तैयारियां भी हो गई है, इसको लागू भी कर दिया गया है। अभी विधायकों को प्रयोग के तौर पर इसी ऐप के जरिए इन्होंने सवाल दिए हैं। इससे पहले जो विधानसभा का ई विधान ऐप था वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चलता था मोबाइल पर, वो जो बाकी एप्पल के मोबाइल हैं जैसे उन पे नहीं चलता था। लेकिन अब वाला जो है ये अपडेटेड है, ये सभी तरह के मोबाइल पे चलता है और इसीलिए ये इस सेशन से इसको लागू किया जा रहा है। इसके बाद अब बात करेंगे जो एजुकेशन बोर्ड ने एक इवैल्यूएशन का नया प्रोसेस लागू किया है और इस प्रोसेस का फायदा क्या है, वो जो है स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम लागू किया है उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए। आज इसको वेबसाइट के जरिए एजुकेशन बोर्ड ने क्लियरली बता भी दिया टीचर्स को कि किस तरह से इवैल्यूएशन करनी है। इस इवैल्यूएशन में नई बात यह है कि अगर बच्चे ने, स्टूडेंट ने अगर जितना जानेंगे, जितना पता होगा सवाल का, उतना ही अगर आधा भी आंसर दिया होगा और वो आंसर सही होगा तो उसको आधे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर इनकम्प्लीट है तो पूरा क्वेश्चन के ही नंबर नहीं मिलेंगे। तो मतलब ये है कि जो फेल करने की टेंडेंसी है उसको खत्म करना है। हालांकि जो एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर इंप्रूवमेंट है उसमें कुछ और चीजें भी ऐसी हैं जिनमें फेल ना करने की नीति के कारण नुकसान हो रहा है। लेकिन ये एजुकेशन बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया है। एजुकेशन के जो जितने भी टीचर्स हैं जिनको इसके बारे में जानकारी लेनी है वो एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आज देख लें। और ये जो एजुकेशन बोर्ड के सचिव हैं ये मेजर विशाल शर्मा, ये शिमला भी आए थे अभी एक वर्कशॉप के लिए, उसमें भी इन्होंने इस तरह की कोई जानकारी दी थी। इन्होंने उस काम को कंप्लीट किया है। 4 नए नवोदय विद्यालय हिमाचल को मिले हैं और ये नवोदय विद्यालय मिले हैं भारत सरकार से। भारत सरकार ने अभी जो कल अनाउंसमेंट हुई है उसमें ये अनाउंसमेंट की गई है और इसमें टोटल 85 नए स्कूल कैबिनेट ने दिए हैं नवोदय विद्यालय पूरे देश में। इसमें उन जिलों को भी ऐड किया गया है जिनमें पहले नहीं थे। और अभी अगर मैं इसमें हिमाचल की अगर बात करूं तो 4 हिमाचल को इसमें मिले हैं। मंडी के थुनाग में एक नवोदय विद्यालय होगा जो सिराज विधानसभा क्षेत्र में है, 3 जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, शायद 2 इसमें ऊना में है। और इसीलिए ये 4 नवोदय विद्यालय भारत सरकार की तरफ से हिमाचल को दिए गए हैं, जिनको लेकर, जिनको जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी एक इम्पैक्ट इसका रहता है। और इसीलिए ये जो अनाउंसमेंट है ये हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बात करेंगे, रेरा में नियुक्ति की डेडलाइन खत्म हो गई है। देखिए रेरा इसलिए महत्वपूर्ण है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हिमाचल में अगर टोटल बात करें कि इसमें कितने बिल्डर्स हैं तो टोटल 210 बिल्डर्स हैं रियल एस्टेट के जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। रेरा जो लोग फ्लैट बुक करते हैं उनको टाइमली डिलीवर ना हो, उन बिल्डर्स के खिलाफ कोई शिकायत हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रेरा देखता है। हालांकि हिमाचल के पास अपनी एपिलेट अथॉरिटी नहीं है, हम हरियाणा के साथ काम चला रहे हैं क्योंकि फिर ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जानी थी। इसमें प्रेजेंटली जो चेयरपर्सन है वो श्रीकांत बाल्दी को नियुक्त किया गया है। श्रीकांत बाल्दी 12 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं इस पोस्ट से भी। और जो इनके एक मेंबर है, एक रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, एक दूसरे भी दिसंबर में ही रिटायर होने वाले हैं। लेकिन सरकार ने इन पदों को आगे विज्ञापित नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि इनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी है, वो कमेटी आवेदन लेने से लेकर प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 महीने का वक्त लेगी। 1 महीने का वक्त अगर उसमें लगेगा तो आप ये समझिए कि दिसंबर में जो रेरा खाली होगा तो जो इसको टाइमली भरा नहीं जा सकेगा, ये इसमें इशू है। हालांकि राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल को लेकर भी प्रोसेस शुरू किया था, चौथी बार आवेदन मांग लिए, इस बार सिर्फ 4 ही आवेदन आए हैं, लेकिन अभी जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन भी नहीं हो पाया है। तो अब रेरा को लेकर देरी कितनी है, कैसे होगी, क्योंकि ये जो रेरा वाली नियुक्ति है ये राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो रेरा के लिए खुद कंटेंडर हैं और रेरा की नियुक्ति की फाइल भी उनके माध्यम से राज्य सरकार को सबमिट नहीं होगी। इसी वजह से ये जो सारा प्रोसेस है रेरा में नियुक्ति का, इस पर नजरें हैं, चाहे वो रिटायर होने वाले अधिकारी हैं चाहे रिटायर हो चुके अधिकारी हैं, क्योंकि ये चेन बड़ी लंबी बनेगी कल को, क्योंकि नए साल में राज्य को नया चीफ सेक्रेटरी भी मिलना है। तो अफसरशाही में इसकी चर्चा है ही और किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, खासकर रेरा की जो एप्लीकेशंस कब ली जाएंगी, विज्ञापित पद होंगे या नहीं होंगे, ये एक महत्वपूर्ण इशू इसमें है।
एक बात जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो है जो राजीव शुक्ला से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मिले हैं। बेसिकली मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली गए थे, जो एचपीयू के कुलपति हैं एसपी बंसल, उनके बेटे की शादी के लिए। फिर जो क्योंकि आजकल सरकार और संगठन में कई तरह की जो चर्चाएं उथल पुथल चल रही हैं, एक तरफ पीसीसी को भंग कर दिया गया है, नई पीसीसी का गठन होना है, और दूसरी तरफ सरकार में 2 साल का कार्यक्रम है, आगे 2 साल का कार्यकाल पूरा करने का, और तीसरी बात यह कि कैबिनेट में एक पद खाली है तो मंत्रिमंडल विस्तार को भी बात चल रही है। इन सब चर्चाओं के बीच ये डिप्टी सीएम की मुलाकात इनके साथ हुई है। हालांकि मंडे को डिप्टी सीएम के जो अपने विभागों के मंत्री हैं, जल शक्ति विभाग में या बाकी जगह, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं राज्य के विभिन्न मसलों को लेकर, जो वहां बात रखनी है उनको लेकर। अब बात करते हैं एचओडी की शक्तियां बड़ी हैं। देखिए, एचओडी की शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और ये रेगुलेशन से हुई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल्स 2009 में संशोधन किया गया है। 2009 के बाद ये 24 में जाके संशोधन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 25 साल के बाद तो नहीं, लेकिन 9, 10, उसके बाद 15 साल के बाद ये जो मॉडिफिकेशन इसमें हुई है रूल्स में। और रूल्स में मॉडिफिकेशन ये की गई है कि जो परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन है, टेंडर के बगैर अगर किसी एचओडी ने कुछ चीज खरीदनी है ऑफिस के लिए, तो पहले उसकी लिमिट थी 3,000 रुपए एक बार और 50,000 रुपए मैक्सिमम। अब उस लिमिट को 10,000 रुपए कर दिया गया है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये इसमें चीज चेंज की गई है, लेकिन इसमें एक और शर्त नीचे ऐड की गई है रूल नंबर 157 को चेंज करके कि 6 महीने के भीतर इसका इस्तेमाल करना होगा, यूटिलाइजेशन करनी होगी, और पैसा ड्रॉ करने के बाद 3 महीने के भीतर इसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये एक शर्त साथ में लगाई गई है। ये 2 चीजें इसमें है। तो एचओडी को इसमें एक लिस्ट जो 3,000 से 10,000 हो गया और 50,000 से 1 लाख हो गया, जो लिमिट उनकी परचेज की है, इसलिए ये एचओडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी जो अच्छा एचओडीज के लिए नहीं है सिर्फ, ये जो चेंज है ये मेड बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, मतलब डीडीओ के लिए भी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए भी है, एचओडी के लिए भी है। तो ये लिमिट बढ़ गई है परचेज की, विदाउट टेंडर वाली परचेज की। अब बात करते हैं इसके बाद जो महत्वपूर्ण है मामला, वो है कैबिनेट के एजेंडा की। देखिए, कैबिनेट की बैठक होनी है 12 तारीख को, 11 को बिलासपुर में कार्यक्रम है, और जब 12 को अगर कैबिनेट की बैठक यहां है तो मतलब बिलासपुर के कार्यक्रम के बाद मंत्रियों को अपने चुनाव क्षेत्र में या जिला में रुकने की स्थिति में वो नहीं होंगे। 11 बजे अगले दिन मीटिंग शिमला में है कैबिनेट की, तो उनको शाम को ही शिमला आना होगा बैठक के लिए। लेकिन इस बैठक में जो एजेंडा है उसमें एक तो आपको पता है राधा स्वामी सत्संग व्यास वाला जो मामला भोटा अस्पताल का है वो जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग ओवर में हुई थी उसमें क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस लाने की चर्चा थी, फिर क्योंकि सेशन नजदीक था तो ऑर्डिनेंस के बजाय डायरेक्टली बिल लाया जा रहा है। हालांकि बिल को देखने के बाद पता चलेगा कि वो जो छूट दी जा रही है ट्रांसफर ऑफ लैंड की, वो सिर्फ स्पेसिफिक भोटा अस्पताल की है कि जो उसमें प्रोविजन ऐड किया है भारत सरकार ने, जो एग्जम्पशन दी गई है लैंड सीलिंग एक्ट में आई के माध्यम से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर राधा स्वामी सत्संग व्यास को, उसके नीचे एक प्रोविजन लगा था 2014 में जब वीरभद्र सिंह सरकार में इनको लैंड सीलिंग एक्ट से छूट देने का ये स्टेप उठाया गया था। और उसमें भारत सरकार ने कहा था कि ये जो छूट आप दे रहे हैं ये इस लॉ के बेसिक एसेंस के खिलाफ है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का एक्ट है, इसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छूट कैसे दे सकते हैं। तो फिर उसमें नाम हटाया गया और उसमें एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऐड किया गया। फिर लैंड ट्रांसफर की जो व्यवस्था थी बीच में, उसको भारत सरकार ने बंद करने को कहा कि किसी भी तरह से लैंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगी जो लैंड सीलिंग से आपको छूट में मिली है। तो अब वो छूट सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए और स्पेसिफिक लोकेशन की दी जा रही है या उस पूरी बंदिश को हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार के लिए ये आसान है भी नहीं काम, क्योंकि हम इससे पहले टी बागानों को इस तरह से मिली छूट को वापस ले चुके हैं। मतलब ये हुआ कि जो हम छूट अपने बोनाफाइड हिमाचलियों को नहीं दे रहे, वो छूट इस बार जो भोटा अस्पताल के केस में दी जा रही है। और दूसरी बात इसमें यह है कि कैबिनेट क्या
ये डिसीजन ले सकती है किसी स्टेट की कैबिनेट की जो जीएसटी में अगर छूट उनको मिलनी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, तो जीएसटी जो है हाफ हाफ होता है स्टेट और सेंटर का। तो सेंटर का जीएसटी क्या स्टेट के किसी कैबिनेट के डिसीजन से माफ हो सकता है या नहीं, ये कई तरह के तर्क इसमें हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी ओर से फैसला लेना चाहती है ताकि ये मैसेज ना जाए कि उनकी वजह से हॉस्पिटल बंद हुआ, और बाद में फिर इसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा, वहां से जब अनुमति आएगी तब ये लागू होगा। लेकिन कैबिनेट के लिए एटलीस्ट ये विधेयक का ड्राफ्ट क्लियर हो गया है और कैबिनेट में ये मामला आ रहा है ताकि 18 तारीख को पहले दिन, जैसा मुख्यमंत्री ने उस बैठक के बाद कहा था, इसको विधानसभा में लगाया जा सके। इस मामले में एटलीस्ट मैं तब बात कर पाऊंगा जब बिल हमारे सामने होगा कि उसमें छूट किस तरह से दी जा रही है। इससे पहले 4 बार लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर वाईएस परमार ने संशोधन किया था। वो संशोधन उसकी मंशा जेन्युइन थी, मतलब वो एक तरह से सही मंशा से संशोधन किया गया था, उसमें 2-3 चीजें उन्होंने करेक्ट की थी। और उसके बाद जो संशोधन धूमल सरकार में हुआ वो भी मंशा इस एक्ट के खिलाफ थी। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने किया, वो भी मंशा इस लैंड सीलिंग एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थी। अब जो संशोधन हो रहा है वो इस स्ट्रक्चर के खिलाफ है या समर्थन में है, ये पता चलेगा जब बिल आएगा विधानसभा में कि वो बिल क्या कहता है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो विस्तार से उस दिन बात करेंगे। लेकिन जो कैबिनेट में बाकी मामले आ रहे हैं उन मामलों में एजुकेशन से काफी चीजें इस बार रहने वाली हैं। आगे बात करेंगे गेस्ट टीचर की भी, जब मैराथन वाले में मैं बात करूंगा मैराथन मीटिंग की। लेकिन एजुकेशन के जो पहले से पेंडिंग मामले हैं जो हमने आपको पहले भी बताए थे, कॉलेज टीचर अवार्ड पॉलिसी है जो होनी है अभी, उसके बाद 6+ वाली जो एडमिशन है 6 साल प्लस वाले पे या 6 साल से कम वाले पे कैसे एडमिशन करनी है वो भी होगी। और एक जो इसके साथ गेस्ट टीचर वाली पॉलिसी है वो भी इसमें आ सकती है। और उसको लेकर आज एजुकेशन की एक मैराथन मीटिंग हुई है शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। उस मैराथन मीटिंग में लगभग शिक्षा मंत्री में की भी ये सहमति बन गई है कि जो गेस्ट टीचर की पॉलिसी है को कैबिनेट में लाया जाए, क्योंकि ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे प्रिंसिपल की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। और उसमें आज की बैठक में अधिकारियों ने भी क्लियर किया कि ये जो पॉलिसी है ये ऐसी जगह के लिए है जहां टेम्परेरी कोई पोस्ट खाली हो रही है, छुट्टी पे कोई टीचर जा रहा है लंबी छुट्टी पे, जैसे मैटरनिटी लीव पे चले जाती हैं महिला टीचर, तो उनकी पोस्ट को भरा नहीं जा सकता, तो गेस्ट टीचर से काम चलाया जा सकता है। उसी तरह से रिटायर्ड टीचर जब तक नया पोस्ट कोई नहीं आ जाती, ये भी एक क्रूशियल सब्जेक्ट है। और एक पैनल जैसा जो प्रिंसिपल बना देंगे उसी अपने स्कूल के आसपास के पढ़े लिखे लोगों की जो टीचर लग सकते हैं, फिर इस पैनल में से ही सिलेक्शन की जाएगी और रोटेशन बेसिस पे पीरियड आधार पर या प्रति आवर के आधार पर ये काम दिया जाएगा पढ़ाने का, ताकि जो क्लेम वो ना कर सकें। रोटेशन होगी इसमें, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद आज शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि इसके बाद फिर कैबिनेट के लिए मामला लाया जाए, तो कैबिनेट के लिए जब बन जाएगा तो इसको इसी कैबिनेट में भी रखा जा सकता है अगर ये पहले क्लियर हो गया। जहां तक 2800 कमीशन की भर्तियों को भरने का मामला है एजुकेशन का, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, आज की मीटिंग में जो पता चला है वो ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद ही ये भर्तियों की रिक्विजिशन आरसीए को नहीं भेजी है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो अभी एक जो इसमें एलडीआर का विवाद चल रहा है एसएमसी का, क्योंकि टीजीटी, जेबीटी, सीएंडबी और लेक्चरर चारों कैडर्स में जो एसएमसी है उनको आगे जिसको बोलते हैं कि जो उनकी भर्ती आगे होनी है एलडीआर कोटा में। तो एलडीआर कोटा में भर्ती के लिए आरएनपी रूल पहले बदलने हैं, क्योंकि बैच वाइज से इनका कोटा निकाला जा रहा है, जो 5% का कोटा दिया जा रहा है इनको। और वो जो एलडीआर कोटे की जो भर्ती है, एग्जाम है, वो लेना है एजुकेशन बोर्ड ने। सरकार ने उनको चिट्ठी लिख दी है, आज ही भेज भी दी है दोबारा से। पहले एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर ने इनसे पूछा था एजुकेशन बोर्ड से कि क्या वो इस एग्जाम को कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। हालांकि उनसे कमीशन की भर्तियों को करने को लेकर भी पूछा गया था, उसके लिए जो एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारे पास पेपर सेटिंग की कोई रिलायबल एजेंसी नहीं है। लेकिन एलडीआर को लेकर उन्होंने हामी भर दी थी। तो
एलडीआर की भर्ती वो करेंगे। लेकिन इन चारों कैटेगरी में जब तक आरएनपी रूल फाइनल नहीं हो जाते, अभी 1 महीने का टाइम इसमें और लगेगा, तो उसके लिए ये एलडीआर की भर्तियां फिर उसके बाद होंगी। इसीलिए कमीशन की भर्तियों को होल्ड किया गया है थोड़ी देर के लिए, फिर ये राज्य चयन आयोग को भर्तियां उसके बाद दी जा सकती हैं, तब तक उनके पास अपनी एजेंसी भी आ जाएगी। तो ये जो कमीशन की भर्तियां हैं उनका मामला है। एक और बात शिक्षा मंत्री ने आज कही कि जो स्कूल प्रिंसिपल 2016 के बाद के अभी तक रेगुलर नहीं किए हैं, जो प्लेसमेंट के आधार पर जिनकी प्रमोशन चल रही थी, उनके लिए 3 महीने की डेडलाइन फिक्स की है। चाहे कोर्ट का केस है, चाहे लोक सेवा आयोग में क्लियर करो, चाहे बाकी चीजें करो, लेकिन डेडलाइन इज फॉर 3 मंथ्स की, ताकि वो इस फ्रेमवर्क के बीच में उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। हालांकि फिर भी एक बात इसमें ध्यान देने की है कि फाइनेंशियल फ्रंट पर अभी भी कोई डिसीजन नहीं है। वो डिसीजन बाद में होगा जब केस फाइनेंस को जाएगा कि क्या इनको जो पिछला पीरियड है उसका फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएंगे, या वो नोशनल कैलकुलेट करके रियल टाइम आधार पर प्रिंसिपल को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। तो ये अभी सरकार ने उसमें डिसीजन करना है। अगली जो बात है वो बात अब करेंगे स्कूल सिलेबस में बदलाव की। देखिए, आज जो टीवी का एक कार्यक्रम पीटरहॉफ में था एनएचएम के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलाया गया था। उन्होंने एक बात वहां कही कि हिमाचल में जो स्कूल हेल्थ, जो हमारा जो स्कूल का सिलेबस है, उसमें जो एक स्वास्थ्य शिक्षा है, हेल्थ एजुकेशन, वो उसका पार्ट नहीं है। बहुत सारे यूरोप के देशों में ये है, इसीलिए लोगों को बड़ी सारी चीज़ों का थोड़ा पहले आभास हो जाता है कि उनको किस तरह से चीज़ें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल, जो टीबी है, टीबी एक क्यूरेबल जो डिजीज़ है, लेकिन टाइम पे उसका पता चलना चाहिए, तब उसको इलाज किया जा सकता है। इसी तरह से इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए राज्य सरकार इस बात पर विचार करेगी कि स्कूली शिक्षा के सिलेबस में जो ये हेल्थ एजुकेशन है उसको इंक्लूड किया जाए। ये किस तरह से होगा, कब होगा, इसकी अभी एनएचएम और एजुकेशन के बीच में फ्रेमवर्क एक बनेगा, उसके बाद आगे चीजें चलेंगी। लेकिन आज ये मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा अभी सामने आई है। इसके बाद बात करते हैं जो अब 2 महत्वपूर्ण मसले हमारे पास हैं, हायर ग्रेड पे के और सीनियरिटी के केस के, जिसको लेकर सबको इंतजार था कि सीनियरिटी के केस में कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, परिणामी लाभ मिलेंगे, और साथ में जो प्रमोशन है वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि सीनियरिटी में मैं जाऊं, पहले हायर ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। एजुकेशन के क्लरिकल स्टाफ ने ये केस किया था, जो पूर्व बीजेपी सरकार में हायर ग्रेड पे राइडर का लाभ जो मिल गया था एक फिक्स डेट से, और इस डेट से जो लाभ मिला उसके बाद के लोगों को नहीं मिला था। इसीलिए जो उनकी जो सैलरी में डिफरेंस आ गया, क्योंकि हायर ग्रेड पे में क्लरिकल कैडर में ही बहुत डिफरेंस दोनों कैटेगरी में हो गया था। लेकिन उसमें जो सिंगल बेंच है वहां से डिसीजन आ गया कि ये सभी को उस तरह से मिलना है। सभी विभागों में ऐसा लगा कि ये लाभ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एजुकेशन से अभी इंतजार हो रहा है, जजमेंट के साथ लीगल ओपिनियन आएगा राज्य सरकार को सचिवालय में, फिर ये आएगा शिक्षा सचिव को, शिक्षा सचिव इस पे आगे वो करेंगे। लेकिन अभी चर्चा में ये तय हुआ है कि इस पे लीगल लॉ डिपार्टमेंट को पहले भेजा जाएगा कि इसको आगे कंटेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि उसका बेसिक जो एक दिक्कत है सरकार के सामने वो ये है कि हायर ग्रेड पे को अगर आगे खींचेंगे, खासकर नया पे स्केल देने के बाद की डेट से, तो फिर ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उसके बाद इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये तर्क दिया जा रहा है अभी फाइनेंस की तरफ से। अब इसको सरकार मानती है नहीं मानती है, या पहले डिवीजन बेंच में इसमें जाएंगे और कंटेस्ट करेंगे। फिर कंटेस्ट करने के लिए आपको पता है लंबे ऑप्शन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात है। तो ये हायर ग्रेड पे की कहानी है, अभी तक कुछ भी सर्टन नहीं है। ज्यादा जो एक तरह से खुश होने की भी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो सीनियरिटी का केस है वो 2017 से शुरू हुआ था, और अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट घूम रहे हैं। तो इसीलिए 17 का जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो ये तो अभी की बात है, इसमें बड़ी लंबी लड़ाई आगे है। लेकिन अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मैटर की, और ये मैटर है सीनियरिटी का वो मामला
जिसको लेकर हम आपको उस दिन जो सारी चीज़ें चल रही थी कि जो विभाग के सचिव को बुला लिया, 2 लाख रुपए कॉस्ट लगा देंगे, उनको कॉस्ट जेब से भरनी होगी अगर उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट नहीं दिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही थी। अभी देखिए ये मामला है सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का। ट्रिब्यूनल से पहले डिसाइड हुआ, ट्रिब्यूनल में ताज मोहम्मद इस केस में ताज मोहम्मद और बेसिकली लेखराम का केस है। ताज मोहम्मद जो है वो सरकार जो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को उस पीरियड की सीनियरिटी नहीं मिले, वो तो ताज मोहम्मद जो है वो मांग रहे थे, और जो कर्मचारी चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले कि हमें उस सीनियरिटी भी मिले, पैसे भी मिले उसके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, वो लेखराम वाली पार्टी है। तो लेखराम जब केस जीते उसके बाद 2017 में ये ट्रिब्यूनल से देखो डिसाइड हुआ, फिर हाई कोर्ट उसके खिलाफ गए। हाई कोर्ट 3/8/2000 जो हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ ताज मोहम्मद वाला, फिर 4/12/2023 को ये डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट से। और ट्रिब्यूनल ने जब इस केस में जजमेंट दी थी तो वह हाई कोर्ट का एक फैसला था नरेंद्र सिंह नाइक के मामले में, उस पे बेस्ड था, और उसमें यह कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस कंटिन्यूसली रेगुलर हो रही है बिना ब्रेक के, तो फिर उनको सब कुछ देना होगा। देखिए इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि राज्य सरकार की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव हुई, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में एक एफिडेविट है जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी भर के देता है, लेकिन ना इस कॉन्ट्रैक्ट के एफिडेविट को सरकार बचा पाई, ना पॉलिसी को डिफेंड कर पाई, और अब नौबत ये आ गई है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को भी डे 1 से जो इंक्रीमेंट और बाकी सारी चीजें देने की बात है। हालांकि दे नहीं पाएंगे वो अलग इशू है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रंट पर दिक्कतें हैं, लेकिन अब ये केस देखिए कहां से कहां पहुंच गया। मार्च 2024 में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर हुई हिमाचल हाई कोर्ट में, जो ये लेखराम वाली पार्टी है इन्होंने की। उसके बाद 16/10/2024 को सिविल सप्लाई ने प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिए, जिसमें 1 नंबर पर लेखराम ही थे। तो इन्होंने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल से केस जीते हैं और कोर्ट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक एज इट इज इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। एक तो इनको रिट्रोस्पेक्टिवली प्रमोशन नहीं दी गई, दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं दिया गया। तो ये 2 चीजें इसमें की गई, क्योंकि जो फिर राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि सिविल सप्लाई की जो रिव्यू पिटीशन थी वो हिमाचल हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, इसीलिए हिमाचल हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जिसमें जो प्रमोशन है वो अकरेंस ऑफ वैकेंसी से कैलकुलेट होती है, पहली बात, और दूसरे ऐसे भी बहुत सारे डिसीजन हैं जिसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बड़ी सारी इंप्लीकेशन आती हैं उन कर्मचारियों पर भी जो पहले सीनियर थे वो जूनियर हो जाएंगे, और जो जूनियर है वो सीनियर हो जाएंगे। तो पिछली डेट में जाना, सारी चीजों को बदलना पॉसिबल नहीं है, और इसके और भी बड़े सारे इफेक्ट होंगे प्रेजेंटली जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है उसके ऊपर। इसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जो चमन राणा एक केस साइट किया, अमरजीत सिंह वाला केस साइट किया एडवोकेट जनरल ने, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ी। अब देखिए जिस केस में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल सप्लाई हैं RD नजीम, जिनको 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाने की बात हो रही थी, उस केस में जजमेंट क्या आई है पहले आप उसको देख लीजिए। जजमेंट अब ये कहती है इस केस में कि it again needs to be reiterated that it is the petitioners who had approached the tribunal by filing original application which was duly allowed by the tribunal. It is thereafter that the state first approached this court and obtained interim orders, and thereafter having lost before this court approached the Honorable Supreme Court. Even after losing before the Supreme Court, the state again approached this court with the review petition. ये हिमाचल हाई कोर्ट ने पुरानी कहानी बताई, but took no step to hold DPC because the state held the key and was the sole master to decide about the convening of the DPC. But in this process, the state forgot the mandatory direction passed by the tribunal. जो एम्प्लॉइज को राहत इसमें दी गई है ट्रिब्यूनल ने, वो as held by Honorable Supreme Court in Amarjit Singh's case, the law permits promotion with retrospective effect only in exceptional circumstances when there has been some legal impediment in making the promotions, like an intervention by the court, as is the fact
exact situation obtaining in the present case, जो इस केस में हो रहा है. Therefore, the state legally bound to execute the order passed by the tribunal as it is. इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता. By granting promotion in terms thereof मतलब रिट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन देनी होगी, be it even from the retrospective effect. Accordingly, the execution petition is allowed and the respondent, judgment, debaters are directed to promote the petitioners from due date retrospectively strictly in terms of the order dated 25/5/2017. ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था. Since the learned advocate general has fairly stated that the respondent herein have contested this execution petition solely on the basis and advice rendered by him, we deemed it appropriate not to impose cost. यानी कि एडवोकेट जनरल ने जो कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइट्स करने वाले हैं, उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की, तो वो कोशिश सही थी और इसीलिए जो कॉस्ट है वो उन पे नहीं लगाई जा रही है, जो 1 लाख और 2 लाख की बात की जा रही थी. पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ. अब ये जजमेंट आ गई. जजमेंट के बाद अब मामला आ जाता है सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के पास, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के पास वापस. सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को डायरेक्शन ये मिली है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 जजमेंट अभी तक जो इनको मिली हैं उसके आधार पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए कि हमने आपकी जजमेंट को कंप्लाई कर दिया है जितनी पॉसिबल थी, बाकी जो चीजें आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है. 2 रीजन से. एक रीजन ये कि इसके कारण बाकी लोग प्रभावित होंगे, उनकी संख्या हजारों में है, और दूसरा रीजन ये है कि ये फाइनेंशियली प्रैक्टिकल नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट की ही 4 और मामलों में जजमेंट से ये कहती हैं कि जो ऐसी डेट से जब सारे रिकॉर्ड को बदलना मुश्किल हो तो रिट्रोस्पेक्टिवली प्रमोशन जरूरी नहीं है. तो इसके कारण ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट अब जा सकता है. अभी तक की एडवाइस जो लॉ डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट इसको है, सिविल सप्लाई को गवर्नमेंट की है, वो यही है कि इस मामले में रिकोर्स देखें और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएं इस जजमेंट पर, ताकि जो सरकार इसमें आगे फिर डिसीजन ले सके. बड़े सारे विभागों ने डर के मारे भी इसमें किया था. एजुकेशन ने सीनियरिटी वाला पहले लागू कर दिया था, हालांकि उन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट पे ये कहा था कि ये सरकार ने अभी डिसाइड करना है, सरकार के पास पेंडिंग है, फाइनेंस में पेंडिंग है. लेकिन जिन विभागों ने किया भी है उन्होंने कंडीशनल किया है. उसमें एक शर्त है कि अगर सरकार जीत गई तो आपको वापस करना होगा, इसकी रिकवरी हो जाएगी. तो ये लड़ाई भी अभी मुझे लगता है लंबी खींचने वाली है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था और अब जो हुआ है उन दोनों चीज़ों का गैप मैंने आपको बता दिया. और अगर और कोई क्वेरी आपके पास है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम इसको आपको और अच्छी तरह से बता सकें. बाकी और लोग बड़े चीज़ें कह रहे हैं. एक जो FIR वाले मामले हैं जिनकी सब कमेटी में हैं, जिसमें 4 मामले हैं, 3 FIR के हैं, एक स्टेनोटाइपिस्ट का है और एक FIR का है, लेकिन डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर लिया है सिविल JE सिविल का. तो JE सिविल वाले भी अभी सरकार से लगे हुए हैं कि उनको रिकवर कर लें, किसी और विभाग में पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि उनकी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बची थी. वो बात भी सही है. तो उनका भी अगर सरकार गौर करे तो ये होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तैयारी उस तरह से की थी और डिपार्टमेंट ने एट द ऐसी स्टेज पे विड्रॉ की जब विड्रॉ नहीं की जानी चाहिए थी. स्टेनोटाइपिस्ट में FIR नहीं है, हालांकि इंक्वायरी अभी चल रही है, इंक्वायरी कंप्लीट भी हो गई है एक तरह से. वो विजिलेंस के चक्कर में फंसे हैं, विजिलेंस कुछ लिख के दे तो वो भी बाहर निकलें. और जो कैबिनेट सब कमेटी नहीं हो पाई वो इस वजह से नहीं, पहले दिन अफसर नहीं मिले क्योंकि VK पॉल यहाँ आए हुए थे, मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी अफसरों की, और दूसरे दिन मंत्री नहीं थे. तो ये 12 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उसी के आसपास होगी. लेकिन जितने कैबिनेट सब कमेटी में पेंडिंग है वो सारे एक साथ निकल सकते हैं अगर सारी चीजें ठीक रही, कैबिनेट सब कमेटी ने उस तरह से देखा. एक और मामला जो बड़े सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे तक पहुंचा रहे हैं, वो है SPU मंडी की बात. SPU मंडी की भर्तियां जो दिसंबर की नई सरकार के एक ऑर्डर की वजह से फंसी हुई हैं, रिजल्ट बन गया था, उसके बाद निकली नहीं, तो उनको बारे में जहां भी बात हुई हमने भी शिक्षा मंत्री से 2-3 बार पूछा, लेकिन सरकार उसमें इंटरेस्टेड है नहीं. लिख के कोई देगा नहीं, आपको ही पता है पॉलिटिकल मामले होते हैं. लेकिन फिर भी इस मामले में आगे जो चीज़ें सामने वाली होंगी वो आगे बात आएगी. इसके साथ जो बाकी और चीज़ें हैं, अगर आपका एक रेगुलराइजेशन का मैटर बार बार आ रहा है कि जो सितंबर में रेगुलर हुए हैं लोग वो क्यों नहीं अभी तक रेगुलर हुए, तो वो सरकार ने वो 2
ऑप्शन वाला चीजें वापस ले ली थी, वो हमने आपको तब भी जानकारी दी थी कि सरकार ने वापस ले ली है। उस वक्त प्रेशर नहीं बना या बात नहीं हुई या जो भी उसका इफेक्ट हो, लेकिन फिर भी इस मामले को जब मौका मिलेगा या जिस तरह से भी होगा इसको सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर और भी कोई क्वेरी आप लोगों की है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम इसका रिप्लाई फिर लेके आपको उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।